नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनाज त्यागी। नमस्कार, मैं हूं अनुराग और ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। और आज हम एक इतिहास रचने जा रहे हैं, उसके बेहद करीब हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 11:50 यानी कि आपसे ठीक 50 मिनट बाद सूरज के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हम अपनी तरफ से आदित्य L1 को भेजेंगे। वही सूरज जिसको समझना आसान नहीं, क्योंकि सूरज की तपिश इतनी ज्यादा है जितनी कि 100 बिलियन टन डायनामाइट के विस्फोट से पैदा हुई गर्मी। तो इस सब के बीच में सवाल यह है कि भाई, जिस सूरज के पास तक कोई नहीं फटा सकता, वहां आखिर कैसे हमारा आदित्य L1 सूरज के करीब पहुंचेगा और काम भी करेगा। जी हां, किन हालातों का सामना करेगा और कौन सा राज सूरज का खोलेगा, इस तरीके के तमाम सवाल हर किसी के जहन में हैं। जिस तरह चंद्रमा कूल है, उस तरह सूर्य तो कतई नहीं, और इसका अंदाजा आपको धरती पर बैठे बैठे ही लग जाता होगा। पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर होते हुए भी सूर्य की इतनी तपिश होती है कि वो धरती वालों को झुलसा देती है। जरा सोचिए, सूर्य की सतह के करीब जाना तो दूर, उसके आसपास भटकना भी नामुमकिन है। इसलिए सूरज के आउटर पार्ट यानी कोरोना ही धरती के वैज्ञानिकों के लिए मुफीद जगह होती है। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। एक अनुमान के मुताबिक सूरज के केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक है, जिसके आगे सैकड़ों हाइड्रोजन बम के बराबर ऊर्जा भी कम है। नासा के मुताबिक 100 बिलियन टन डायनामाइट के विस्फोट से जितनी गर्मी पैदा होती है, ये तापमान उसके बराबर है। सूरज की सतह से ऊपर फोटोस्फीयर का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस यानी 10,000 फ़ारेनहाइट। सूरज का आउटर पार्ट कोरोना सूर्य की सतह से भी ज्यादा गर्म होता है, करीब 17 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट। जाहिर है, सूर्य की सतह या फिर उसके आउटर पार्ट कोरोना तक भी किसी स्पेस क्राफ्ट के लिए जाना मुमकिन नहीं, क्योंकि इंसानों के पास ऐसा कुछ भी नहीं जो सूरज के आउटर पार्ट वाली गर्मी की तपीश को झेल पाए। ऐसे में कोई भी स्पेस क्राफ्ट वहां फटक भी नहीं सकता। इसलिए आदित्य L1 को एक निश्चित दूरी पर रखा जाएगा। आदित्य L1 को इस तरह बनाया गया है कि वो सूर्य की इतनी गर्मी झेल पाए जितनी कि वो बर्दाश्त कर सके, यानी सूर्य के ताप से नष्ट नहीं हो। ये लैग्रेंजियन पॉइंट बोलते हैं, जो L1 है, वहाँ धरती और सूर्य की ग्रेविटी बराबर हो जाते हैं, तो ग्रेविटी जीरो हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, तो जीरो हो जाती है, तो उसको हेलो ऑर्बिट बोलते हैं। तो जनरली जो सैटेलाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट के पीछे घूमते हैं, किसी द्वारा घूमते हैं। जैसे चंद्रमा सूर्य धरती के इर्द गिर्द घूमता है, धरती सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। प्लैनेट भी नहीं है, सन भी नहीं है, स्टार भी नहीं है, परंतु एक L1 पॉइंट है, उसके इर्द गिर्द घूमेगा। तो ये एक सर्कल जो है 178 डेज में पूरा करेगा। तो उससे एडवांटेज ये है कि हम सन को 24 घंटे दिन में देख सकते हैं। आदित्य L1 को PSLV XL रॉकेट ले जाएगा, जिसका नंबर है PSLV C57। आदित्य L1 अपनी यात्रा की शुरुआत पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट से करेगा। PSLV XL रॉकेट उसे श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से उड़ाकर पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट तक छोड़ देगा। इसके बाद वो धरती के गुरुत्वाकर्षण यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर आएगा। ये फेज काफी मुश्किलों भरा है और उसे बाहर निकलने का मतलब है कि आदित्य L1 का आधा मिशन पूरा हो जाएगा। फिर शुरू होगी क्रूज फेज। इसके बाद आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में एंटर करेगा। यहीं पर L1 पॉइंट होता है। यहाँ पर आदित्य L1 की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो वो सूरज की तरफ चल पड़ेगा और जलकर खत्म हो जाएगा। आइए आपको समझाते हैं कि L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट क्या है। यहाँ पर चक्कर लगाकर आदित्य L1 अपना मिशन पूरा करेगा, यानी सूर्य का अध्ययन करेगा। जिस तरह पृथ्वी की ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, ठीक उसी तरह सूरज की भी अपनी ग्रेविटी है। अंतरिक्ष में पृथ्वी और सूरज की ग्रेविटी आपस में टकराती है। पृथ्वी की ग्रेविटी खत्म होते ही सूरज की ग्रेविटी शुरू हो जाती है। इसके बीच के पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। धरती और सूरज के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं, जिसे हम L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से जानते हैं। जिस तरह दो देशों के बॉर्डर पर नो मैंस लैंड कहा जाता है, उसी तरह पृथ्वी और सूरज के बीच की ग्रेविटी पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। इनमें से एक L1 पॉइंट पर अपना आदित्य L1 ठिकाना बनाएगा। ये लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है, जबकि सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर है, यानी वो सूरज से 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर है। 15 लाख किलोमीटर की दूरी पूरा करने में भी 127 दिन लगेंगे। इसके बाद इसमें लगे पेलोड सूरज का अध्ययन शुरू करेंगे।
आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड लेकर जाएगा। इनमें से 4 पेलोड सूर्य का अध्ययन करेंगे, जबकि 3 पेलोड L1 पर पार्टिकल्स और फील्ड्स का इन सीटू अध्ययन करेंगे। ये पेलोड कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर, फ्लेयर एक्टिविटीज, मौसम की गतिशीलता, कणों का अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 देश का पहला अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी स्पेसक्राफ्ट है। इससे पहले नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने भी सूरज के कोरोना को टच किया था। नासा का मिशन पार्कर सोलर प्रोब सूरज के चारों तरफ 26 बार चक्कर काट चुका है। भारत से पहले दुनिया के 3 देश सूरज पर मिशन भेज चुके हैं। इनमें अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैं। तीनों देशों ने करीब 22 बार सूरज के लिए स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं, लेकिन सिर्फ एक बार ही इसमें कामयाबी मिली है। इसलिए भी पूरी दुनिया भर की निगाहें आदित्य L1 पर टिकी हैं। चंद्रयान 3 की तरह ही आदित्य L1 की उड़ान में इसरो की विश्वसनीयता की फुल प्रूफ गारंटी शामिल है। टीम न्यूज नेशन। और इसे ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनने के लिए न्यूज नेशन की टीम जो है अपने पूरे एक्सपर्ट पैनल के साथ और ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर्स के साथ मौजूद है। मेरे सहयोगी यासर जो है इस वक्त श्रीहरिकोटा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यासर, अब कुछ ही देर का इंतजार है, लाइव तस्वीरें आ रही हैं, लास्ट मिनट चेक्स जो है वो किए जा रहे हैं। क्या इस वक्त हलचल है? क्योंकि हम अपनी स्क्रीन पर जो है कुछ डेटा देख पा रहे हैं और लॉन्चिंग पैड की तस्वीरें जो है वो यहाँ देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उल्टी गिनती कल ही देखिए जारी हो गई थी और अब जो है लास्ट मोमेंट है। आपको मैं दिखाना चाहूँ यहाँ पे जो स्क्रीन पर जो डेटा दिया गया ये चेक किया जा रहा है कि जो सारे कमांड्स दी जानी है, जो एक पूरा सिस्टम जो होता है लॉन्च करने का रॉकेट, तो उसके लिए जो कमांड्स ये थी उनको देखा जा रहा है। यहाँ पर जो डेटा दिया गया है इस प्रोग्राम के लिए क्या वो सही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सब कुछ रेडी है। ठीक 11:50 पर जो है यहाँ बेस सेंटर से जो है कमांड दी जाएगी और उसके बाद जो है इग्निशन शुरू होगा और इग्निशन के कुछ ही देर बाद हम देखेंगे कि रॉकेट जो है PSLV C-57 वो टेक ऑफ यहाँ से करेगा। आप देखेंगे रॉकेट के ऊपर के हिस्से में जो है आदित्य L1 लगा हुआ है और रॉकेट का जो आज का सफ़र है 73 मिनट का ये सफ़र है, जिसमें से 63 मिनट के बाद जो है रॉकेट से अलग होगा आदित्य L1 उपग्रह जो है और फिर वो पृथ्वी की कक्षा में उसे स्थापित किया जाएगा। तमाम जो है पैरामीटर्स वो यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं क्योंकि लास्ट मिनट है। कुछ ही देर बाद जो है लॉन्चिंग की शुरुआत होने वाली है। तो आपने देखा है कि किस तरह से लॉन्चिंग यहाँ पे होती है। पूरा एक जो है टीम जो होती है, मिशन डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, वो तमाम बैठती है उनकी टीम। तो हर एक वैज्ञानिक एक सिस्टम होता है, वो अपना अपना जो पैरामीटर है वो लगातार उसको चेक करता है कि वो ठीक है, वो पैरामीटर जिस तरह से उसको एग्जीक्यूट होना है, जो कमांड्स दी गई है वो क्या उसी तरह वहाँ पे पहुँच रही है वो कमांड्स। और हर एक जो यहाँ पर वैज्ञानिक है वो जो सिग्नल यस देता है उसके बाद वो मिशन डायरेक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पास जाती है वो सिग्नल। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर फिर आगे एंटर बटन दबाएगा 11:50 पर और हम देखेंगे कि लॉन्च कैसे होगा। अगर आगे लॉन्च की बात करें तो PSLV जो है सबसे विश्वसनीय रॉकेट है इसरो का। अभी तक जो है 59 फ्लाइट्स इसने ली है, जिसमें से 57 जो है सक्सेसफुल रही है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का रॉकेट ये है। सबसे पावरफुल माना जाता है ये एक और सबसे विश्वसनीय भी। और आज के अगर हम रॉकेट की बात करें PSLV C-57 की, तो 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगे हुए हैं। 4 स्टेजेस में जो है आज का सफ़र होगा। शुरुआती जो है सॉलिड फ्यूल पर होगा, उसके बाद लिक्विड फ्यूल, फिर से सॉलिड फ्यूल और फिर आखिरी स्टेज जो है वो फिर से लिक्विड फ्यूल पर होगा। तो 4 स्टेज का आज का जो है मिशन है। आप देख सकते हैं लॉन्च पैड की तस्वीरें हम आपको यहाँ से सीधे दिखा रहे हैं। पूरी तरह से तैयारियां हैं। प्रोपेलेट फिलिंग जो है आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गई है। MMHY कंप्लीट हुआ है, यानी कि तैयारियां पूरी है। लास्ट मिनट चेक हो रहा है और कुछ ही देर बाद हम देखेंगे यहाँ से जो है PSLV C-57 अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा। बिल्कुल, तो इंतजार है और उल्टी गिनती भी वहां पर हम देख रहे हैं क्लॉक में शुरू हो चुकी है और लगातार हर अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। गौरव साहब, एक चीज़ समझनी होगी कि जैसे हमने मिशन चंद्रयान में देखा कि एक लंबा इंतजार करना पड़ा, उसकी सक्सेस और फेलियर हमें 23 तारीख को पता चली। तो ऐसे ही अब जब आदित्य L1 लॉन्च होगा तो इंतजार करना होगा, या जब ये पृथ्वी की कक्षा में पहुंच जाएगा तब से हम मान के चलें कि हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया है? जब तक ये L1 पॉइंट तक नहीं पहुंचता है तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मिशन सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी हो, और ये चंद्रयान हो या मंगलयान हो, उनमें कि सिंगल पॉइंट फेलियर कहा जाता है। यानी अगर आपका घर है और उसमें
हर कमरे के लिए अलग फ्यूज़ है और एक फ्यूज़ अलग है जो बड़ा फ्यूज़ है। एक कमरे का अगर फेल हो जाए तो हम ये नहीं कहेंगे कि सारे घर में बिजली बंद हो जाएगी, लेकिन अगर पूरे घर का जो फ्यूज़ है वो उड़ जाए तो फिर वो सिंगल पॉइंट फेलियर कहलाएगा कि इस पॉइंट के ऊपर अगर गड़बड़ हो गई तो साइंस में और टेक्नोलॉजिकल मिशन में सिंगल पॉइंट फेलियर की बहुत अहमियत होती है। ये नंबर इनका सबसे ज़्यादा तब होता है जब वो खड़ा हुआ है, हमारा रॉकेट, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं वैसे सिंगल पॉइंट फेलियर कम होते चले जाते हैं। तो जब तक ये वहाँ नहीं पहुँच जाता और जो दरवाजे हैं खुल नहीं जाते, पैनल जो है सोलर पैनल जो लगी हुई हैं वो खुल नहीं जाती, वो ऑपरेट करना शुरू नहीं कर दे, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हो गया है। वहाँ से इसको हर रोज़ लगभग 1500-1400 कुछ फोटोग्राफ्स भेजनी है जी, और उनको डाउनलोड होना है, उनको एनालाइज होना है और उनको एनालाइज हो करके फिर और लोगों को स्टडी करना है। तो ये पूरा ऑपरेशन जो है जब तक कंप्लीट नहीं हो मतलब जाता है जनवरी तब तक 2024 तक। जी, जनवरी 2024 तक। और इसका एक बड़ा हिस्सा अभी ज़मीन के चारों तरफ जब हम एडजस्ट करते रहेंगे, एक एक करके ऑर्बिट बढ़ाते चले जाएंगे, फिर वो ट्रांजिट ऑर्बिट में चला जाएगा। तब तक हमें अपनी उंगलियों को इंतजार करना प्रोफेसर यादव, लेकिन एक चीज धड़कनें बढ़ी और रहेंगी। जो हमने शुरुआत में भी पूछा था, हम सूर्य की स्टडी कर रहे होंगे, सूर्य का विश्लेषण कर रहे होंगे, इसका असर धरती के लिहाज से क्या होगा, इंसानियत के लिहाज से क्या होगा, हमारे और आपके लिहाज से क्या होगा? देखिए, इससे पहले हमने आपको बताया था सूरज का सामान्य व्यवहार, ठीक है, चार ठीक, बताया था, बिल्कुल। लेकिन सूरज का कभी कभी व्यवहार सामान्य नहीं होता, बहुत ही इरप्टिव व्यवहार होता है, इतना एक्सप्लोसिव व्यवहार होता है कि वो सोचने से परे। जैसे एक होता है कोरोनल मास इजेक्शन, उसमें इतना ज़्यादा चार्ज पार्टिकल का इजेक्शंस होता है, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का उत्सर्जन होता है कि अगर वो हमारे अर्थ के ऊपर आ जाए, अर्थ सरफेस माने स्पेस इन्वायरमेंट में अर्थ के ऊपर आ जाए, तो बहुत सारे डैमेज कहाँ होगा? सैटेलाइट को डैमेज कर सकता है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम को डैमेज कर सकता है, पावर ग्रिड को डैमेज कर सकता है। इसका बहुत ज़्यादा हार्मफुल प्रभाव धरती के ऊपर पड़ने वाला है। और हम लोग तो जानते हैं कि सैटेलाइट का जो पोजीशंस होता है स्पेस में, जो हमारे जितने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, उसमें परटर्बेशन नाम की एक घटना घटती है। सैटेलाइट परटर्ब हो जाता है। परटर्ब का मतलब यह हुआ कि उसका पोजीशन और डायरेक्शन चेंज हो जाता है। वो कैसे होता है? उसके बहुत सारे रीजन्स हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा रीजन है, उसमें एक रीजन है सोलर रेडिएशन प्रेशर। तो ये जो CME वगैरह का जो इफेक्ट, मतलब जो ये कोरोनल मास इजेक्शन जो होगा, वो हमारे सैटेलाइट्स के ऊपर, कम्युनिकेशन सिस्टम्स के ऊपर, पावर ग्रिड के ऊपर और बहुत सारी जो हमारे यहाँ डे टू डे एक्टिविटीज हैं, प्रभावित कर सकते हैं। मतलब जैसे